गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे साथ है मेरी साथी सोनिका सिंह। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ नए अंदाज में गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम लेकर। गुड मॉर्निंग इंडिया सुबह के 8 बज चुके हैं और आपके सामने हाजिर हो गए। नई सुबह है, नई खबरें होंगी और सबसे पहले आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। आज राज्य में मौसम का कैसा हाल रहने वाला है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आज मौसम का हाल कैसा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब मौसम का हाल कैसा रहने वाला है वो आपको बताएंगे। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की जा रही है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। आपको बताते हैं कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको दिल्ली एनसीआर का हाल बता दें। बारिश के आसार जताए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से दिल्ली में देखा गया बारिश का दौर चल रहा था और मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। वही राजस्थान का जिक्र करते हैं तो राजस्थान में बादल छाए रहेंगे, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, और जिससे मौसम सुहाना राजस्थान में भी बना रहेगा। हालांकि बीते कई दिनों से गर्मी बेहद ज्यादा राजस्थान में देखी जा रही है, लेकिन एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते कई दिनों से भी देखा जा रहा है मौसम फिलहाल सुहाना उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। और वही गुजरात का जिक्र करते हैं तो गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे। गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश के आसार गुजरात के लिए जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड में हल्की बारिश कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। पहाड़ी इलाका है, ऐसे में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो संभल के बाहर निकले। तो बिहार का जिक्र करते हैं तो बिहार में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में भी मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है अलग अलग राज्यों को लेकर। वही मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग अपडेट जारी कर रहा है, कहीं बारिश के आसार है, कहीं बादल छाए रहेंगे। आपको लगातार मौसम का अपडेट दे रहे हैं। पंजाब के लिए कहा गया है बारिश के आसार। वहीं झारखंड का जिक्र करते हैं तो झारखंड के लिए हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हल्की बारिश होनी है झारखंड में, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। ऐसे में झारखंड वासी जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा संभल के आप बाहर निकलिएगा, क्योंकि हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो अलग अलग राज्यों के मौसम का अपडेट आपको दिया। झारखंड में कैसा मौसम रहने वाला है, वहीं मुंबई में मौसम कैसा रहेगा, दिल्ली एनसीआर में कैसा मौसम रहेगा। अब जब आप घर से बाहर निकले तो सतर्क होकर घर से बाहर निकले, क्योंकि कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं छिटपुट बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। चलिए, मौसम का हाल आपको हमने बता दिया है, लेकिन पूरे दिन कैसा रहने वाला होगा खबरों के लिहाज से वो आपको फटाफट से खबरदार करते हैं। शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम की और सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त क्या आ रही है वो आपको ताजा जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जाहिर की गई है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया भी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक आतंकी इसमें ढेर भी हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, नदीम कयूम इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नदीम, क्या जानकारी आपके पास भी है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? कितने और आतंकी हो सकते हैं इस इलाके में?
जी हर्ष, मैं आपको बताता चलूं कि ये सोपोर का पत्ते इलाका है। सोपोर से बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेज को एक खुफिया इत्तला मिली थी कि इस इलाके में जो है कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, तो उसी के चलते जो है 52 RR, SOG और JNK पुलिस और CRPF ने जो है इस पूरे इलाके को महासर में लेकर जो है तलाशी अभियान शुरू की। और इसी तलाशी अभियान के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंची, तो जो छुपे हुए मिलिटेंट्स अंदर बैठे थे, तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर जो है अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो है एनकाउंटर स्टार्ट हुआ जो पूरी रात चलता रहा। जी मैं आपको बताता चलूं कि ये एनकाउंटर अभी भी जारी है और सूत्रों के अनुसार अभी ये इत्तला आ रही है कि इस एनकाउंटर में जो है अभी तक जो है 1 मिलिटेंट मारे जाने की खबर आ रही है और अभी जो है एनकाउंटर जारी है। जी नदीम, ये जानकारी भी दीजिएगा, क्या आतंकियों के किसी संगठन से जुड़े होने की कोई खबर सामने आई है क्या? नहीं, अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि किस संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी जो है अभी भी फायरिंग दोनों तरफ से जो है अभी फायरिंग जारी है। ठीक है, इलाके का भी जिक्र करिए। रिहायशी इलाका है या फिर जंगलात वाला एरिया है? नहीं, ये बिल्कुल रिहायशी इलाका है, काफी घना इलाका है और सिक्योरिटी फोर्स ने कल रात को ही लोगों को इवैक्यूएट किया था। जितने भी वहां के जितने भी मकान थे उनसे जो है लोग वहां जो रहते थे उनको इवैक्यूएट करके जो है फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है नदीम, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है सेना की तरफ से, ये तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया है या देर रात ही सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो गई थी? नहीं, ये मैं आपको बताता चलूं, ये कल रात को लगभग 7 बजे के आसपास जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया था और उसके चलते जो है लगभग रात के 11 बजे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का सामना मिलिटेंट्स के सामने हुआ और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। ठीक है नदीम, तमाम जानकारी आपने दी किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज गुपकार गठबंधन की बैठक होने जा रही है, सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस बैठक में तमाम प्रदेश के मंत्री भी शामिल होंगे। गुपकार गठबंधन की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक में प्रदेश की मौजूदा स्थिति और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होंगे। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में तकरीबन 150 से 200 नेताओं के शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुपकार गठबंधन की बैठक हम समय समय पर देखते आए हैं, लेकिन अब जब गुपकार गठबंधन की बैठक 11 बजे हो रही है तो प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर दरअसल चर्चा की जाएगी और फारूक अब्दुल्ला के आवास पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम, जानकारी दीजिएगा, आज गुपकार गठबंधन की बैठक होने जा रही है, कितनी अहम ये बैठक और क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस बैठक में? देखिए, इसमें 2 चीजें जो है आज की वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक ये कि कुछ खबरें जो निकल के आ रही हैं और उसके बाद श्रीनगर में सईद अली शाह गिलानी की जो रेजिडेंस है हुर्रियत के और ऑफिस कम रेजिडेंस है, वहां से जो बोर्ड हटाना है, उसके बाद जो खबरें निकल के आ रही है कि एक प्रेशर बन रहा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे बैन लगाने का। तो आज माना जा रहा है कि जो गुपकार अलायंस की जो आज बैठक है जो वो इसमें ये चर्चा भी होगी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे जो बैन है उस पे वो चर्चा क्या बैन होने जा रही है, जिस तरह बताया जा रहा है उस पर चर्चा होगी आज की बैठक में। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर और विज़ाविज़ नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो आज की बैठक में डिस्कस हो गई। क्योंकि परसों जब ये बैठक हुई थी तो उसमें इशारों में ये जो गुपकार अलायंस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया था कि दूसरे लीडर भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। दूसरे लीडर में साफ जाहिर है इसमें पहले सजाद गरीलोन भी थे और कुछ और लोग भी, तो शायद इस तरह से उन्हें मैसेज दिया था वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सजाद एक बार गुपकार अलायंस में प्रवक्ता सजाद भी थे और उसके बाद उनसे अलग हुए थे। तो ये उस हवाले से जिस वक्त इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बन रही है, वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कश्मीर और कश्मीर के साथ साथ फिर यहाँ पे सिचुएशन जो है जो लगातार एनकाउंटर्स, किलिंग्स वगैरह जो हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हो वो, और उसके साथ साथ फिर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बैन, ये बड़े मुद्दे जो है आज की बैठक में माना जा रहा है कि इस पे बहस रहेगी और एक तरह से एक प्रस्ताव पास किया जाएगा दिल्ली के हवाले से और दिल्ली में कहीं न कहीं बातचीत के रास्ते की आज
जो हमारे जानकार हैं एक प्रस्ताव भेजा जाएगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो शुरू किए जाएं और ये 11 बजे होगी और 11 बजे श्रीनगर में फारूकला के आवास पर हो रही इस मीटिंग में माना जा सकता है, जिस तरह से हमें अंदर खबरें आ रही है, कुछ इम्पोर्टेंट एक वक्तव्य या एक प्रस्ताव भी इसमें प्रेजेंट किया जाएगा और मीडिया के जरिए वो प्रस्ताव नई दिल्ली तक भेजा जाएगा। ठीक है सनम, पर क्या हम देख रहे हैं कि जो आगे आने वाले समय में चुनाव है उसको लेकर भी बैठकें हो सकती हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग का काम हो रहा है और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, हर चुनाव जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का और गुपकार अलायंस जो है वो चुनाव की बात नहीं करती है, वो ज्यादातर सिचुएशन और यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करती है जो नेशनल है। चुनाव के लिए यहाँ पे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दूसरी जमातें, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों गुपकार में ही है, लेकिन चुनाव के हवाले से इनकी जो भी रणनीति है या वो है वो इस गुपकार अलायंस से बाहर। चलिए ठीक है सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि स्थिति दरअसल है क्या जम्मू कश्मीर में और गुपकार की बैठक हो रही है, तो पूरी अपडेट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बात करेंगे उन शरणार्थियों की जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आपको जानकारी दे दें कि ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें इमिग्रेशन लेटर जारी किया जाए। हालांकि दिल्ली में जब यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन हो रहा है तो काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन लेटर जल्द से जल्द उन्हें जारी कर दिया जाए। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पड़ोसी शहरों से आए प्रदर्शनकारियों में पुरुष और महिलाएं भी शामिल है और दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। अफगान नागरिकों ने इमिग्रेशन लेटर जारी करने की मांग की है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। दरअसल अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमिग्रेशन लेटर की मांग की जा रही है, क्या कुछ और जानकारी, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में खासकर। देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के बाद जो हालात बने हुए हैं, तब से वहां से देखिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम अभी की बात नहीं करेंगे, 1996 से लेके देखिए अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं अफगानिस्तान से आने के बाद। देखिए और जो ये इलाके प्रमुख है जहाँ पर ये रहते हैं वो लाजपत नगर हो गया और इसके साथ ही भागोल जो इलाका है दिल्ली का जो निजामुद्दीन के पास पड़ता है, वहां पर देखिए ज्यादा तादाद में जो है अफगानी लोग रहते हैं। अब उनकी देखिए ये डिमांड है कि अब जो अफगानिस्तान से यहाँ पर आकर रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए शरणार्थी का जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही अगर शरणार्थी का दर्जा नहीं मिलता है तो उनको इमिग्रेशन लेटर मिलना चाहिए जिससे वो दूसरे देश में जाके अपना जीवन दोबारा शुरू कर सके। देखिए ये संयुक्त हम ये कह सकते हैं यूएनएचआरसी के सामने जो दफ्तर है कहीं ना कहीं उसके देखिए वसंत विहार के पास है, उसके सामने ये पूरा प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही वहां पर काफी तादाद में जो लोग हैं वहां पर वो इकट्ठे हुए थे और लगभग देखिए महिलाएं और पुरुष जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मांगे करें, उनके साथ बच्चे भी यहाँ पर आए थे। तो वो यही चाहते हैं कि देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है, अभी भी जो वहां से लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मूलभूत जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। अगर शरणार्थी का कार्ड उनका बन जाता है तो उनको कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा देश है लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है वो भी कहीं ना कहीं उनको मिलनी चाहिए। काफी लोगों ने मीडिया से बातचीत करी, बिल्कुल उज्जवल, लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पुरुष और महिलाएं भी शामिल है, साथ में बच्चे भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सुरक्षा के कितने इंतजाम आप देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न घटे? बिल्कुल सोनिका, देखिए अगर सुरक्षा के हम मद्देनजर की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा सुरक्षा के जो चाक चौबंद है वो काफी अच्छी कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से सुरक्षा को पूरे कड़े इंतजाम कर रखे हैं और देखिए उनको पूरी एक जगह दे रखी है कि वहां पर वो अपना प्रदर्शन कर सके। हालांकि देखिए जो प्रदर्शन है उन्होंने सुबह से शुरू कर रहा था, तकरीबन देखिए 10 बजे के आसपास से जो था वो प्रदर्शन शुरू हुआ था। वसंत विहार पे ही ये जो यूएनएचआरसी का ऑफिस है उसके सामने ही ये प्रदर्शन हो रहा था और देखिए सिर्फ प्रदर्शन वहां नहीं हो रहा था, दिल्ली में जो मंडी हाउस इलाका, मैं अपने दर्शकों को देखिए ये भी जानकारी देना चाहता हूं हर्ष और सोनिका कि दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उनकी भी यही डिमांड थी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में वहां के लोगों के साथ हो रहा है
कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है उनको आगे आना चाहिए और इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन अब भारत सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी तादाद में अफगानिस्तान से भारत पहुंच रहे हैं शरणार्थी। अब भारत सरकार क्या बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या वाकई जो इमिग्रेशन लेटर की मांग की जा रही है वो सरकार सौंपेगी? देखिए बिल्कुल हर्ष, अगर हम इमिग्रेशन लेटर की बात करते हैं तो देखिए यूएनएचआरसी के जो दिल्ली में ऑफिस है उसके हिसाब से देखिए जो उन्होंने बयान जारी किया है, जो प्राथमिकता जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको कहीं ना कहीं जो है वो श्रेणी में सबसे आगे रखा गया है। और आगे आगे जिस तरीके से पूरा प्रोसेस होएगा उसी प्रोसेस के हिसाब से देखिए सभी के दस्तावेज मांगे गए हैं, वो पूरे दस्तावेज जो है वो उसकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही जो आगे के स्टेप्स है वो भारत सरकार लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो अफगानी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें भारत में मूलभूत सुविधाएं नहीं देते तो आप हमें सिर्फ इमिग्रेशन लेटर दे दीजिए, जिससे हमें कहीं और जो दूसरा देश है वहां पर जाकर बसने में मदद हो सके। लेकिन अभी किस तरीके से होगा, वो पूरे स्टेप्स क्या होंगे, भारत सरकार किनको पहले प्राथमिकता देती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि तमाम जो लोग हैं देखिए 20 से 21 हजार से ज्यादा लोग हैं और अभी अफगानिस्तान से जो लोगों का आना है वो जारी रहेगा। तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किनको पहले ये इमिग्रेशन लेटर मिलते हैं या पहले मूलभूत जो सुविधाएं वो मिलती है, ये देखने वाली बात होगी हर्ष। ठीक है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं ये कहा जा रहा है कि काबुल से तकरीबन 100 से 150 लोगों को आज भी लाया जाना है, उस बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार भारत सरकार देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भारतीयों को ला रही है। और कल तो एक वीडियो भी सामने आई जब अफगानिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे के अंदर कुछ सिख छुपे हुए थे जिन्हें निकालने का काम भी किया गया। बिल्कुल ठीक है, देखिए जिस तरीके से वो वीडियो सामने आए वो यकीनन देखिए दिल को कचोट देने वाली वीडियो है। और जिस तरीके से जो सिख हैं वो वहां के गुरुद्वारे में छुपे हुए थे, लेकिन जो मिलिट्री है, हम ये कहेंगे अमेरिकन मिलिट्री जो है वो उनकी मदद कर रही थी, उनको पानी पिला रही थी, उनको हौसला दे रही थी कि देखिए धीरे धीरे चीजें जो है वो सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए उज्जवल की क्या स्थिति लगभग है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। पहले उत्तराखंड, उसके बाद अगर बात करें हम आज का तो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है राहुल गांधी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई की गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि गुटबाजी कहीं ना कहीं चल रही है। और केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद दरअसल रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई की गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से पहले पंजाब में देखा गया, उत्तराखंड में देखा गया, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह चल रही थी, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया गया। और अब हाईकमान की नजर छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास करते नजर आएंगे राहुल गांधी। और छत्तीसगढ़ के सीएम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आपसी कलह लगभग हो चली थी, पंजाब के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी गुटबाजी सामने आई है। और उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसे प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, क्योंकि राहुल गांधी की अहम भूमिका इसमें रह सकती है। और कांग्रेस हर एक राज्य में जहां जहां उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव हैं। लेकिन अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं तो क्या वाकई गुटबाजी खत्म हो पाएगी या नहीं, उसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं हैदर का। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, कई राज्यों के अंदर हमने देखा, राजस्थान और उसके बाद पंजाब, फिर उत्तराखंड, जहां पर कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ कांग्रेस का आपसी कलह दूर कर पाई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से जानकारी आ गई है कि गुटबाजी है जिसको खत्म करने का प्रयास राहुल गांधी साहब करेंगे आज। बिल्कुल हर्ष, ठीक बात है। आप देखें कि कांग्रेस जो है अपने लोगों को एक साथ रख नहीं पा रही, और यही वजह है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब में अभी हाल ही में मामला खत्म हुआ है, इसके बाद अब राजस्थान में कहानी शुरू हो गई है। अब राजस्थान में चूंकि 2018 में जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तब 3 उम्मीदवार थे जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू। लेकिन सबसे ज्यादा नाम चल रहा था कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर भूपेश बघेल का नाम सामने आया। उसके बाद ये खबरें आई
कि टीएस सिंहदेव 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 2.5 साल के फॉर्मूले पर यह तय हुआ है कि 2 सीएम राज्य में रहेंगे 5 साल। लेकिन अब जब सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल सीएम है और आला कमान इस पर चुप है, तो टीएस सिंहदेव की यही नाराजगी है कि उनको क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और यही वजह है कि ये जो लड़ाई है खुलकर सामने आ गई है और दिल्ली दरबार तक जा पहुंची है। अब जब राज्य में चूंकि सरकार है, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, नाराजगी बढ़ रही है आपस में, ऐसे में आज राहुल गांधी के सामने दोनों को पेश होना है। पीएल पुनिया साथ में रहेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और बैठकर आज बातचीत होनी है कि अब आखिर क्या निकलता है आने वाले सालों के लिए, क्योंकि 2.5 साल पूरे हो गए। भूपेश बघेल को सीएम बने, टीएस सिंहदेव भी चाहते हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री बनाया जाए राज्य का। तो अब मीटिंग जब राहुल गांधी के सामने होगी तो उसमें चीजें खुलकर आएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से रवाना होने से पहले कहा था कि बहुत दिनों से दिल्ली नहीं गया हूं, ये आपसी मीटिंग है राहुल गांधी से। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, पत्रकारों से ये कहा था। और जब टीएस सिंहदेव से भी ये सवाल किया गया तब उन्होंने भी कहा था कि ये दिल्ली अपने रूटीन काम से आया हूं और नेताओं से मिले बहुत टाइम हो गया है, सीनियर नेताओं से, इसलिए उनसे मुलाकात करनी है। लेकिन इस तरह की खबरें किसी से छुपती नहीं है, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही तब भी टीएस सिंहदेव नाराज होकर बीच में कार्रवाई छोड़कर चले गए थे। तो इन सबसे पता चलता है कि आपसी जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ पंजाब के बाद अब राजस्थान और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में वो सारा चीजें देखने को मिले जो हमने पंजाब के अंदर देखा सिद्धू और कैप्टन के बीच। तो कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी इस तरह का मामला पूरा वही तस्वीर जो है घूमकर हमारे सामने आ जाए। हर्ष, तो हैदर, जिस तरीके से पंजाब का हमने जिक्र करा, लंबा खिसका गया था विवाद, हमने देखा, अब छत्तीसगढ़ में विवाद देखा जा रहा है। क्या वाकई राहुल गांधी कम समय में इस विवाद को सुलझा पाएंगे? अब क्या लगता है? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से सोनिका कांग्रेस बिखरती जा रही है, उसको आला कमान यही चाहेगा कि हम इसको समेटे रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम सीनियर लीडर भी नाराज हैं। जो यंगस्टर पार्टी के जान कहे जाते थे, भविष्य पार्टी कहे जाते थे, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब राहुल गांधी पर बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी को टूटने ना दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की 90 में से 70 सीटें हैं, यानी कि फुल बहुमत के साथ कांग्रेस वहां सरकार चला रही है, मजबूती के साथ चला रही है। तो ऐसे में अगर वहां नेताओं की आपसी कला सामने आई तो कांग्रेस से बैकफुट पर आएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में जो कांग्रेस ने किसी एक राज्य में अपनी पकड़ बनाई है वो पूरी तरह से बिखर जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। श्रद्धांजलि और संवेदनाओं को समर्पित रहा पहला दिन। और मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जिक्र करें तो प्रीतम सिंह की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, भू कानून को लेकर, देवस्थानम के मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कोरोना में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष घेरता हुआ सरकार को नजर आएगा। उत्तराखंड विधानसभा की शुरुआत हो गई है, आज दूसरा दिन है, और पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई, और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। और आज दूसरा दिन है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धनराज, आज दूसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का, आज क्या कुछ रहने वाला है? कौन से मुद्दे पेश किए जाएंगे? कौन से प्रस्ताव अहम रहने वाले हैं आज? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कल से जी ठीक है, धनराज से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी धनराज, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो कंटिन्यू करिएगा। जी बिल्कुल, कल जो दिवंगत विधायक थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है, और आज दूसरा दिन है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दूसरा दिन विधानसभा सत्र का गुजरता है, क्योंकि जो विपक्ष है लगातार हंगामे के जिनको लेकर वो हंगामा विधानसभा में कर सकते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो सड़कों से लेकर विधान। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है धनराज, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको खबर बता दें इस वक्त की बड़ी, क्योंकि अगर बात करें पहले दिन की तो पहले दिन क्या कुछ रहा वो आपको इस वक्त हमने बताया है, लेकिन जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ रहने वाला होगा उत्तराखंड के अंदर आज भी, वो आपको पल पल की अपडेट हम आपको देंगे।
चलिए अब आगे रुक करते हैं, आपको एक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। बिहार के मंत्रियों की तरफ से, साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। इससे पूरा बिहार इस वक्त एक साथ नजर आ रहा है, तमाम नेता एक साथ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद क्या कुछ कहा गया नेताओं की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए आखिरकार आज पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी थे। मीटिंग से बाहर आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने राज्य में जातीय जनगणना पर प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की बात सुनी। हमने पीएम से इस पे उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। हमने उन्हें बताया कि कैसे जाति जनगणना पर राज्य विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके 13 तारीख को पहुंचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। 1931 के बाद से अभी तक जितने भी सेंसस हुए उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को तो शामिल किया गया, लेकिन ओबीसी को लेकर केंद्र सरकारों की ओर से कोई स्पष्ट नीति नहीं रही। अब सवाल उठ रहा है कि बिहार में ओबीसी को लेकर जातीय ध्रुवीकरण इतना प्रबल क्यों है? अन्य राज्यों के मुकाबले आखिर बिहार के राजनीति दल इतने मुखर क्यों हैं? आखिर अब तक बिहार एक समाज के तौर पर अपनी जातीय पहचान को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाया है? आखिर हर बात घुमा फिरा कर उसी जाति पर क्यों आ टिकती है? जनगणना की आखिरी जनगणना जो हुआ था, कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था और 1931 से पहले हर 10-10 साल पे होता रहा। किन कारणवश नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले इलाज करना है तो उसका बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना जो है बीमारी का पता करता है, समाज में कौन लोग जो हैं गरीब हैं, आर्थिक रूप से कौन सा समाज जात जो है पिछड़ा है, गरीब है, जिसको मुख्य धारा में, आखिर वो कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है मजदूरी करते हैं, कौन जात के लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो जब तक आपको इस बीमारी का नहीं पता चलेगा तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। 1990 के दशक में ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को केंद्र में रखकर मंडल कमीशन की सिफारिशों को अमल में लाया गया। हालांकि इसका बिहार समेत भारत के बहुत से राज्यों के स्वर्णों ने प्रखर विरोध किया। 1990 के दशक में बिहार में राजनीति के केंद्र में ओबीसी ही रहे, जो अलग अलग जातीय समीकरणों के साथ सत्ता पे काबिज रहे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पिछले 30 वर्षों से बिहार पे राज कर रहे हैं, इसलिए बहुत हद तक ओबीसी समाज सामाजिक उत्थान के लिए यही दोनों जिम्मेदार रहे हैं। जब पिछले 30 वर्षों से दोनों सत्ता में हैं, तो जातीय जनगणना को लेकर राजनीति क्यों गरमा रही है? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में ओबीसी वर्ग का झुकाव काफी हद तक बीजेपी की तरफ रहा, पर जब तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो बीजेपी जातीय गणना से क्यों कतरा रही है? क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती? इसका शायद कोई स्पष्ट जवाब ना मिले। न्यूज डेस्क के लिए असफ खान की रिपोर्ट। चलिए अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कोरोना को लेकर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन तीसरी लहर की आहट भी है। उस बीच स्कूल खुल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से आपको जानकारी देते हैं कि आज खुलेंगे 6 से 8वीं तक के सभी स्कूल। 50% छात्रों को ही बुलाने की अनुमति दी गई है और स्कूल में 2 शिफ्ट में क्लासेस लगेंगी। इस वक्त की ताजा जानकारी, टीचर्स की होगी सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और जो भी टीचर आ रहा है स्कूल के अंदर उसे वैक्सीन की डोज लगी होनी बेहद जरूरी है।
बड़ी जानकारी इस वक्त की। यूपी में आज से छठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और स्कूल खुलने के साथ ही छठी से 8वीं तक के बच्चों का इंतजार भी खत्म हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। स्कूल चले हम, कम छात्र संख्या वाले स्कूल एक शिफ्ट, जबकि अधिक छात्र संख्या वाले 2 शिफ्ट में चलेंगे। किस तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा ये आपको समझा रहे हैं। एक शिफ्ट 3 घंटे की होगी। बिल्कुल, यानी शिफ्टिंग के हिसाब से स्कूल खुल रहे हैं। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 और दूसरी 11:30 से 2:30 बजे के बीच तकरीबन चलने जा रही है। और स्कूलों का रुख जब बच्चे करेंगे तो कैसी व्यवस्थाएं होंगी वो हम आपको बता रहे हैं। कक्षाओं में केवल 50% ही विद्यार्थियों को अनुमति मिलेगी, यानी बच्चे आ सकेंगे 50% की क्षमता के साथ। और विद्यार्थी आपस में नोटबुक को साझा भी नहीं कर सकेंगे एक दूसरे की। ये नियम बनाए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से स्कूल को खोला जाएगा, वो जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। स्कूलों को 2 शिफ्ट में खोला जाएगा और विद्यार्थियों को आपस में नोटबुक साझा करने की अनुमति भी नहीं दी गई है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में सुविधाएं की गई हैं। थर्मल स्कैनिंग की जाएगी एंट्री गेट पर ही और 50% छात्रों को ही बुलाने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल, मास्क जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा और स्कूलों में खासकर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठेगा, 50% की क्षमता होगी। और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये क्लासेस चलने जा रही हैं। हालांकि जब ऑफलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन क्लासेस को बंद नहीं किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया लगातार यूं ही जारी रहेगी। इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अली मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, यूपी में आज से स्कूल खुल रहे हैं, छठी से लेकर 8वीं तक की क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं स्कूलों में, किस तरह से इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है? तो सोनिका, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ऐसे में पहले सरकार ने जो फैसला लिया था उसमें कक्षा 8 से 12 तक स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी और अब और भी मामले कम हो गए हैं। तो ऐसे में कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि स्कूल की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो स्कूल का एंट्री गेट होता है वहां पर स्कूल का ही एक टीचर जो बच्चों के स्कूल आने से पहले उनका थर्मल स्कैनर करता है और साथ ही साथ मास्क के बिना एंट्री नहीं दी जाती है। अगर बात की जाए बच्चों की, वो घर से मास्क लेके नहीं आते हैं तो स्कूल के जो प्रबंधक है या स्कूल के लोग हैं वो उन्हें मास्क वितरण करते हैं। उसके बाद पूरी डिटेल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इस समय हम लखनऊ के स्कूल में हैं जिसका नाम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है। हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाने की उनका कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो स्कूल है वो संचालन किया जा रहा है। जो स्कूल के रूम्स है, क्लासरूम है, वहां पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है सोनिका, क्योंकि शुरुआती दौर से यही कहा जा रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे तो शायद आने वाले समय में कोरोना के मामले कम हो जाएंगे। ये हमारे ठीक पीछे क्लासेस चल रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। सबसे पहली बात सोनिका, सभी के चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं और दूसरी बात अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरों में जो बच्चे हैं वो साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सबके पास मास्क है। और दूसरी बात अगर बात की जाए स्कूल की, तो ये भी गाइडलाइन में जारी किया गया है कि लंच के समय कोई भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा, वो क्लासरूम के ही अंदर लंच करेगा। कुछ और भी है, जो छोटे बच्चों की क्लासेस हैं उनको भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उन बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो सुरक्षा है वो स्कूल प्रबंधक की तरफ से पूरी तौर से की जा रही है सोनिका। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये स्कूल के चौबंद है जो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है सोनिका कि आने वाले समय में जो और छोटे बच्चे हैं, नर्सरी या कक्षा 1 के बच्चे हैं, उनको भी स्कूल आने की अनुमति मिलेगी। ठीक है अली, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया जारी रहेंगी? क्योंकि अभी शुरुआत है और हम देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं और अभिभावक की अनुमति के अनुसार ही बच्चे स्कूलों के अंदर आ रहे हैं। तो कैसी प्रक्रिया ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है जब आप शिक्षकों से खासकर बातचीत कर रहे हैं स्कूलों के अंदर? बिल्कुल हर्ष, देखिए काफी लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं, तो ऐसे में बच्चों को भी दिक्कतें होंगी और साथ ही साथ स्कूल के जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें भी समस्या होगी। लेकिन गाइडलाइन में ये जरूर कहा गया है कि अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों मोडों में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अगर हमारे साथ इस स्कूल के प्रबंधक हैं, अगर आप कहें मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि स्कूल में किस तरीके से बच्चों को जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है और जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस कैसे दी जा रही हैं। बिल्कुल हैदर। सर, काफी लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं, किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है या जो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की प्रश्न दिया जा रहा है? हाँ जी भैया, ये बहुत ही मतलब समस्यात्मक स्थितियों के पश्चात आज विद्यालय खुला है। हम लोगों ने पहले ही इस गाइडलाइन को क्लियर कर दिया था कि मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग और गार्जियंस के परमिशन के आधार पर ही विद्यालय में एंट्री की जाएगी और हम सभी लोग जो है इसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और आगे जैसी भी गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी जाएंगी उनका पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज हमारे यहाँ से चल रहे हैं और आगे भी इसी तरीके सुविधाएं और प्रकाशन हम लोग करते रहेंगे। सर, अभी क्या ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि क्या स्थिति है और बातचीत खासकर करने के लिए स्कूल के अंदर से फिलहाल व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे थे ताकि आप समझ जाएं कि जब स्कूल खुल रहे हैं तो वाकई तस्वीर कैसे निकलकर सामने आ रही है। बढ़ते आगे बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल है और आज हरियाणा के हिसार में जुटेंगे किसान नेता। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी हुई है। प्रदर्शन का अधिकार पर सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया। लगातार किसानों का आंदोलन अलग अलग सीमाओं पे चल रहा है। बीते कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और हल्ला बोल पे उतरे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ और आज हरियाणा के हिसार में जुटेंगे किसान नेता। हमारे संवाददाता कपिल गौर हमारे साथ जुट गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कपिल, आज एक बार फिर से किसान नेता जुटने वाले हैं हरियाणा के हिसार में, क्या रणनीति आज बनाई जाएगी, क्या प्लानिंग आप देख रहे हैं किसानों की? छोटिका, देखिए आज हम हरियाणा के हिसार की बात कर रहे हैं। वहां पर जो किसान है पिछले 117 दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे लघु सचिवालय के सामने। हालांकि उनकी मांग ये थी कि उनको जो है उनकी फसल की एमएसपी दी जाए। ओलावृष्टि या फिर कीट पतंगों के कारण जो उनकी फसल का नुकसान हुआ था उस फसल का जो सरकारी मुआवजा होता है वो मुआवजा उनको जायज तरीके से मिले। लेकिन जो प्रशासन है हिसार का, जो डीसी है, उन्होंने हालांकि अभी तक उस चीज के लिए हाँ नहीं कर रही थी। तो यही वजह है कि आज किसान जो है बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जो 117 दिनों से सिर्फ धरना दे रहे थे लघु सचिवालय के सामने, आज रोड ब्लॉक और जाम जैसी स्थिति जो है वो हिसार के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरी अहम बात यह कि जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे इतने पिछले 117 दिनों से, वो गाँवों में हिसार के और आसपास के गांवों में जा करके लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उनको बता रहे थे कि ये किसान धरने के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं और ये जरूरी क्यों है। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जितने ज्यादा लोग जो है किसान एकत्रित होंगे एक जगह प्रदर्शन करने के लिए तो उतना ज्यादा दबाव जो है वो प्रशासन के ऊपर बना सकेंगे। तो देखने वाली बात आज ये होगी कि जब किसान बड़े तादाद में प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर होंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो प्रशासन के ऊपर कितना दबाव बनता है और उनकी मांगों को माना जाता है या नहीं। लेकिन कपिल, सुप्रीम कोर्ट को हम लगातार सुनते हैं जब भी प्रदर्शन होते हैं, खासकर अब किसान का प्रदर्शन हो रहा है तो वो कह रहे हैं प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन उससे दूसरी जनता यानी आम जनता को खासकर परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर हम देख रहे हैं लंबा लंबा जाम दरअसल लग जाता है और खासा दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ता है। तो क्या परिस्थितियां आज के अंदर भी ऐसी रहेंगी जब खासा आम लोगों को दिक्कतें होंगी किसान आंदोलन के चलते? हर्ष, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब भी किसान या कोई और प्रदर्शन होता है तो लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम जनता को जो है बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के जितने भी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, वहां किसान जो है इतने महीने, कम से कम भी 8-9 महीने हो चुके हैं वहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर का इतना बुरा हाल है कि वहां पे लोगों को डाइवर्ट करके भेजना पड़ रहा है और कई लोगों का काम एकदम ठप हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी ये कह चुका है कि आप धरना प्रदर्शन करने का आपका लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप साथ ही साथ आपको जो आम
जनता है उसके हितों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना धरना प्रदर्शन के चक्कर में आम जनता का दूसरे ध्यान लोगों का रखना होगा, नुकसान क्योंकि करेंगे। सड़कें जाम होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होती है। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की ये जानकारी आपको पहुंचा रहे थे। आज हरियाणा के हिसार में किसान नेता जुटने वाले हैं और तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी। अब आगे रुक करते हैं, आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं। आज पंजाब में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाएगी पंजाब सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज कई विकास प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन। आज सुबह 11 बजे सिसवा गांव में आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं पंजाब से, क्योंकि पंजाब में ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होने जा रहे हैं। 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाएगी पंजाब की सरकार। नवदीप छाबड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं, रीजनल हेड हैं पंजाब से और हमारे सीनियर साथी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वन महोत्सव मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, जंगल दिन पर दिन साफ हो रहे हैं, अगर हर एक राज्य सरकार ऐसा कुछ प्रयास करे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी पीढ़ियों को पर्यावरण कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आएगा। तो कितना खासा ये महत्व कार्यक्रम हो जाता है जो इस वक्त रखा गया है, और कितनी तादाद में नेता साहब पहुंचेंगे खासकर इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि सीएम की मौजूदगी भी होगी। देखिए बिल्कुल 11 बजे का ये कार्यक्रम पूरी तरीके से रखा गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम, क्योंकि सिसवा आपने इलाका सुना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का जो निजी आवास है वो भी इसी गांव के अंदर है। पहाड़ी इलाके से ये इलाका शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया जो पहाड़ी इलाका है वो पंजाब की सीमाओं पर पड़ता है। वहां पर सीएम का अपना फार्म हाउस भी है, और वहां पर आज मुख्यमंत्री न केवल जो 71वां जो वन महोत्सव कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, और आज पूरे पंजाब के अंदर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हर एक जिला स्तर पर जहां जहां अलग अलग मंत्री है, विधायक है या फिर डिप्टी कमिश्नर है, एसडीएम है, वो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है पूरे पंजाब के अंदर कराएंगे। लाखों की तादाद के अंदर जो नए पेड़ लगाने का, उनकी संभाल का जो कार्यक्रम है वो पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कई विकास के जो प्रोजेक्ट हैं जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से जो शुरू होंगे, उसका भी आज नींव पत्थर, उसका आधारशिला जो है वो मुख्यमंत्री सिसवा गांव से वो वर्चुअल तौर पर रखेंगे, जिसमें गांव के अंदर पानी की व्यवस्था को लेकर बात है, गलियों नालियों को पक्का करने की बात है, या फिर स्ट्रीट लाइट है, यानी कि जितने भी बुनियादी तौर पर जो सुविधाएं चाहिए होती है एक आम नागरिक को, उससे जुड़ी हुई कई सुविधाओं को लेकर आज जो है वो शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज 11 बजे शुरू होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन कौन कौन से मंत्री होंगे, क्योंकि सिसवा के अंदर जो पंजाब के वन मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्योंकि ये हर जिले स्तर पर होगा, इसलिए अलग अलग जिलों के अंदर सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो अपने अपने इलाकों के अंदर इस बड़े मुहिम की जो है शुरुआत है हर्ष वो करवा सके। नवदीप, किस तरीके से इस कार्यक्रम की कार्य योजना बनाई गई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जब भी होता है तो वहां पर जो आम लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा सीमित रहती है। केवल जिनको बुलाया जाता है, खास तौर पर निमंत्रण दिया जाता है उन्हीं लोगों को, क्योंकि पंजाब के अंदर अब आउटडोर के लिए 400 तक आप गैदरिंग कर सकते हैं, तो इस वजह से अब बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी। कि किस तरीके से आज कार्यक्रम रहेगा और तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं, आपको पेट्रोल और डीजल के दाम बता देते हैं कि आज बाजार में क्या भाव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो अलग अलग शहरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 101 रुपए 84 पैसे और डीजल 89 रुपए 27 पैसे, और मुंबई में पेट्रोल की कीमत है 107 रुपए 83 पैसे और डीजल 96 रुपए 84 पैसे। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 93 पैसे और डीजल 92 पैसे 13 पैसे। बिल्कुल, अगर बात चेन्नई की करें तो 101 रुपए 49 पैसे पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत 93 रुपए 84 पैसा हो गई है। नोएडा के अंदर 98 रुपए 92 पैसे पेट्रोल की कीमत है। इसी तरीके से डीजल का जिक्र करते हैं तो 89 रुपए 61 पैसे डीजल की कीमत भी है। बेंगलुरु का भी जिक्र करते हैं। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 25 पैसे और डीजल 94 रुपए 65 पैसे। वहीं हैदराबाद में आज पेट्रोल के भाव है 105 रुपए 69 पैसे, डीजल
₹97.15। पटना में पेट्रोल ₹104.25, डीजल ₹95.01। जयपुर के अंदर ₹108.56, डीजल की कीमत ₹98.22 हो गई है। लखनऊ के अंदर ₹97.80 पेट्रोल की कीमत हुई, डीजल की कीमत ₹88.77 जा पहुंची है। सोना चांदी का भाव भी आपको फटाफट से बता देते हैं। सोना इस वक्त 47,337 10 ग्राम बिक रहा है, इतना भाव है 10 ग्राम का जो आपको बता रहे हैं। और चांदी 62,132 1 किलोग्राम का भाव है। सोने और चांदी का भाव आपको बताया, पेट्रोल डीजल के दाम आपको बता दिए। सुबह सवेरे तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। आज पूरे दिन क्या चर्चा में रहने वाला है, तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई। चलिए, आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। मुझे सोनिका को इजाजत दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए अंदाज में गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम। नमस्कार।